नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो हमारा लेक्चर जीएस पेपर सेकंड का मेंस का चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पहले पार्ट में हम लोगों ने यूएनओ को देख लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित उसके जितने भी सहयोगी संगठन होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब आज की डेट में बाकी की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अ, इस वीडियो के बाद में आज की डेट में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो हम लोगों को स्टार्ट करना था, थर्ड आपका था, तो नाटो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जहाँ तक बात कही जाती है, तो शीत युद्ध के वातावरण में विश्व की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की तुष्टि नहीं कर पाया। इसीलिए चार्टर की धारा 53-54, 52-53-54 के अंतर्गत क्षेत्रीय सैन्य संगठनों की स्वीकृति भी प्रदान की गई। कि कहने का मतलब ये है कि उस समय जिस समय संयुक्त राष्ट्र विश्व की शांति सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पाया, तो इसीलिए कुछ रीजनल लेवल पर कई संगठनों की स्थापना की गई। अब देखिए यूरोप में जो द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध दोनों में रणक्षेत्र रहा, कुछ सैन्य संगठनों की स्थापना हुई, जैसे ब्रुसेल्स संधि संगठन, पश्चिमी यूरोपीय संघ, OSCE, ठीक है। और निस्संदेह ये क्षेत्रीय संगठनों में नाटो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के 10 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करके नाटो की स्थापना करी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 4 अन्य राज्यों ने 1952 से 1982 की अवधि में नाटो की सदस्यता ग्रहण की। ये 4 राज्य कौन से थे, इनको भी देख लीजिए कि जैसे यूनान था, टर्की था, पश्चिमी जर्मनी था और स्पेन थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए मार्च 1999 में क्या होता है कि चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड का नाटो के नवीन सदस्यों के रूप में प्रवेश होता है। वर्तमान में नाटो की संख्या 19 सदस्यों वाला संगठन है। नाटो की स्थापना का प्रधान उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता की व्यवस्था करना। नाटो के मूल 3 महत्वपूर्ण कारणों में निहित देखा जा सकता है। सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति, साम्यवाद का प्रसार, संभावित सोवियत आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर पाने में समर्थ न हो पाने की संभावना है। तो इसीलिए उत्तरी अटलांटिक संगठन के स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए मूलतः 12 राज्यों के मध्य यह संधि होती है। 24 अगस्त 1949 को हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के अनुमोदन के पश्चात यह प्रभावी होता है। संधि में 14 धाराएं हैं, जिनमें 4 से 5 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संधि में नाटो के 3 प्रमुख उद्देश्यों की भी चर्चा की गई है कि जैसे सोवियत संघ अन्य साम्यवादी राज्यों के आक्रमण के विरुद्ध व्यक्तिगत एवं सामूहिक आत्मरक्षा के उपाय करना। चार्टर के अनुसार पारस्परिक विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा है और न्याय है, उसको कोई खतरा ना हो। देशों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना। धारा 4 में सदस्य राज्यों के मध्य सतत परामर्श की बात कही गई है। संधि के पक्ष इस बात के लिए सहमत हैं यदि उनमें से किसी एक के मतानुसार किसी हस्ताक्षरकर्ता राज्य की प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरा है, तो वे परस्पर परामर्श करेंगे। अब देखिए धारा 5 में क्या कहा गया है। धारा 5 में संधि का सार निहित है। उसमें यह भी कहा गया है कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले यह स्वीकार करते हैं कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक या एक से अधिक पर अगर आक्रमण होता है, उनके विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा, सभी के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा। इसीलिए वो स्वीकार करते हैं कि 51वीं धारा द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के अनुसार
कार्य करता हुआ व्यक्तिगत रूप से अन्य पक्षों के साथ इस प्रकार आक्रांत पक्ष या पक्षों की सहायता करने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई करेगा जैसा कि आवश्यक समझा जाएगा, जिसमें होगा क्या कि जैसे उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा की पुनः स्थापना की जा सकेगी और साधारण के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग भी सम्मिलित है। अब देखिए धारा 5 में उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र जिसकी सुरक्षा की बात कही जा रही है वह केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यूनान और टर्की के सदस्य बन जाने के पश्चात नाटो सुरक्षा कवच इन राज्य के क्षेत्रों को भी प्राप्त हो गया है कि भाई विश्व की शांति और सुरक्षा बनी रहे। अब देखिए नाटो का गठन की जहाँ तक बात कर लेते हैं, नाटो का गठन 3 प्रधान अंगों से मिलकर बना हुआ है। परिषद, सचिवालय, सैनिक समिति, ठीक है। अब देखिए परिषद नाटो की सर्वोच्च निर्माणी संस्था है। वर्ष में 2 या 3 बार शिखर सम्मेलनों के अतिरिक्त सदस्य राज्यों के विदेश और वित्त रक्षा मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था करता है। सचिवालय नाटो का प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी अंग है। महासचिव सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। सैनिक समिति जो है वो सैनिक रणनीति तय करने और योजना बनाने का कार्य करती है। इसकी सहायता हेतु एक स्थायी समूह होता है जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सेनाध्यक्ष या प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इनके 2 मुख्य कमान हैं। कौन कौन सी कमान है? ये आपकी सुप्रीम हेडक्वार्टर एलाइड पावर्स इन यूरोप जिसको शेप कहा जाता है, और सुप्रीम एलाइड कमांडर अटलांटिक जिसको साकलांड कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे नाटो शीत युद्ध काल में इसकी क्या भूमिका रहती है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे जो नाटो है तो नाटो संगठन सामूहिक प्रतिरक्षा संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और जो चयनात्मक सुरक्षा अथवा क्षेत्र विशेष में एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित था कि भाई एक सभी के लिए होगा और एक के लिए सभी आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। व्यवहार में नाटो ने एक आक्रामक गुटबंदी की भूमिका निभाई। नाटो सोवियत संघ के विरुद्ध एक सैनिक संगठन के रूप में अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य क्या था कि जैसे सोवियत संघ के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाना, रक्षात्मक नीति नहीं। इसके अतिरिक्त नाटो ने क्या किया कि सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया और अन्य संगठनों की स्थापना पर भी बल दिया। अब देखिए अगली संस्था कौन सी है? अगली संस्था है आपकी यूरोपीय संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहती है यूरोप के राज्यों के मध्य सहयोग की स्थायी प्रणाली का विकास करना। यूरोपीय संघ को यूरोप के राज्यों के समान हितों के एकीकरण के लिए एक क्रमिक विकास का परिणाम कहा जा सकता है जिसने 1947 से प्रारंभ होकर 1990 के दशक तक स्पष्ट रूप धारण किया। यूरोपीय संघ जो है 1993 तक यूरोपीय समुदाय के नाम से विख्यात रहा। समान सदस्यता वाले 3 संगठनों का समूह पदनाम यह कहलाता है। कौन कौन से हैं? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय। तो ये 3 पार्ट में इसको देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यूरोप में जैसे शताब्दियों से विश्व का केंद्र रहा है, ठीक है, और एक लंबे समय तक विश्व का अन्य कोई देश, क्षेत्र, संपदा, आर्थिक उत्पादकता, सैन्य, राजनीतिक प्रभाव आदि में यूरोपीय महाशक्ति के समतुल्य नहीं हो सका। ये भी बातें रहीं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ दशकों में क्या हुआ कि यूरोप की सापेक्ष स्थिति में मूलचूल परिवर्तन आता है। इस काल में आर्थिक मंदी, 2 विश्व युद्धों ने यूरोप को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। शीत युद्ध ने क्या किया? शीत युद्ध ने यूरोप के राज्यों को 2 खेमों में बांट दिया। पूर्वी यूरोप भूतपूर्व सोवियत संघ के शक्तिशाली नियंत्रण में चला गया, जबकि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभाव में आया परंतु अपेक्षाकृत स्वतंत्र रहा। अब देखिए अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने अप्रैल 1947 में इस बात पर बल दिया कि तात्कालिक रूप से पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी प्रभाव में चला जाएगा। इस सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं इसमें व्याप्त भूखमरी, गरीबी, अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया। और क्या होता है इसके आगे घटनाएं
कि इस योजना का महत्वपूर्ण प्रावधान ये रहता है कि अमेरिकी सहायता के प्रभावी नियोजन के लिए यूरोपीय राज्य परस्पर सहयोग करेगा। 1948 में क्या होता है कि बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने बेनेलक्स नामक एक चुंगी संधि अथवा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का गठन किया। तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित। 1949 में पहुँचते पहुँचते यूरोपीय राज्यों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी तथा बेनेलक्स राज्य भी सम्मिलित थे। यूरोप के परिषद की स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में स्थापना होती है। परिषद का उद्देश्य क्या रहता है? विषयों के संबंध में समान नीति का निर्माण करना, और यह प्रधानतः एक विचार विमर्श संबंधी संस्था रही होती है। ठीक है। अब देखिए, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्या चीज़ है और किस तरीके से। तो इसमें है क्या कि यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय में फ्रांस, बेल्जियम, इटली, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के प्रतिनिधियों द्वारा एक पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात क्या होता है कि 10 अगस्त 1952 को यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि देशों के मध्य कोयला और इस्पात के उद्योगों में व्याप्त प्रतिस्पर्धा को दूर करना, आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करना, और इस हेतु समुदाय द्वारा कोयला, लौह एवं इस्पात का साझा बाजार स्थापित करने और स्वतंत्र व्यापार के मार्ग की सभी बाधाओं को चुंगी शुल्क और इस व्यवस्था के माध्यम से मूल्यों में भेदभाव, कार्टेल आदि के उन्मूलन का प्रयास किया। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप के 6 राज्यों, कौन कौन से राज्य रहे? फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग ने मार्च 1957 में रोम की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आता है। आर्थिक समुदाय का गठन कौन कौन से उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इनमें सबसे पहला उद्देश्य रहता है 12 से 15 वर्षों के भीतर पश्चिमी यूरोप में साझा बाजार की व्यवस्था करना, आयात निर्यात की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और करों को समाप्त करना, समान सीमा शुल्क, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति को स्वीकृत करना, श्रमिकों, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी के निर्बाध संचलन को प्रोत्साहन देना, परिवहन की समान नीति का अनुसरण करना और लगभग समस्त कृषि उत्पादों के स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था करना। तो ये मुख्य उद्देश्य रहते हैं आपके यूरोपीय आर्थिक समुदाय के। अब देखिए, आर्थिक, कृषि एवं क्षेत्रीय विकास की दिशा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार एक सफल क्षेत्रीय संगठन रहा है, जिसने सदस्य राज्यों के मध्य जो प्रतिद्वंद्विताएं हैं उनको कम करने और क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने एशिया एवं अफ्रीका के विकासशील राज्यों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में सराहनीय कार्य किया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सफलता उपलब्धियों की दृष्टिगत इसकी सदस्यता में विस्तार हुआ। विभिन्न राज्यों ने समुदाय की सदस्यता ग्रहण की। ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और यूनान, पुर्तगाल, इन सब ने सदस्यता ग्रहण की। अब देखिए, अगली बॉडी है आपकी यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय। ये देखिए, मार्च 1957 में रोम में हस्ताक्षरित संधि के अंतर्गत 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय संघ के 6 मौलिक सदस्यों द्वारा एक अन्य समुदाय की भी स्थापना की गई होती है, जो यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय के नाम से जाना जाता है। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं? आणविक उद्योग की त्वरित स्थापना और विकास करना, तत्संबंधी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, सूचनाओं का प्रसार करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु मानकों का निर्धारण करना, आणविक कच्चे पदार्थों, ईंधनों का वितरण करना, परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु राज्यों और संगठनों के मध्य सहयोग की स्थापना करना और सुरक्षा नियंत्रण की व्यवस्था करना। तो ये मुख्य कार्य माने जाते हैं। अब देखिए, तीनों समुदाय पृथक संधियों पर 3 पृथक संगठन थे। उनकी संस्थागत संरचना लगभग एक समान थी। तीनों समुदायों की आर्थिक योजनाओं में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से यह अनुभव किया गया कि उनके लिए समान अंगों की व्यवस्था की जाए। आरंभ में क्या हुआ कि प्रत्येक समुदाय का अपना पृथक आयोग और परिषद था, परंतु 1967 में लागू हुई ब्रुसेल्स संधि के अंतर्गत तीनों समुदायों की शक्तियों को एक आयोग और परिषद को सौंप दिया गया, अलग अलग खत्म कर दिया गया चीज़ों को। और 1967 में क्या होता है कि तीनों समुदाय एक संगठन में समेकित किया जाता है और उसे यूरोपीय समुदाय का नाम दे दिया। 1980 के दशक तक आते आते
यूरोपीय समुदाय के सदस्यों द्वारा संगठन को सक्रिय एवं जीवंत बनाने के उद्देश्य से कदम उठाए जाते हैं। सदस्य राज्यों ने 1987 में एकल यूरोपीय अधिनियम को पारित किया, जिसका उद्देश्य 1992 में एक एकल यूरोप की स्थापना करना। यूरोपीय समुदाय के 12 सदस्यों ने मिलकर क्या करते हैं कि नीदरलैंड के मैस्ट्रिच नामक स्थान पर एकत्र होकर 7 फरवरी 1992 को प्रस्तावित यूरोपीय संघ की समोच्च रेखा को अंतिम रूप दिया जाता है और 1 नवंबर 1992 को, ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1993 को यह प्रभावित होती है और समान मुद्रा वाले यूरोपीय मौद्रिक आर्थिक संघ को संस्थानिक रूप प्रदान करने का कार्य किया जाता है। 3 चरणों में संपन्न करने पर बल दिया जाता है। पहले चरण का प्रारंभ 1 जुलाई 1990 को हो चुका था, जबकि पूंजी का संचालन का उदारीकरण किया गया। 1993 में एकल बाजार ने मूर्त रूप धारण किया, जिसके दूसरे चरण के अंतर्गत 1994 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय मौद्रिक संस्था की स्थापना हुई। तीसरे चरण में शुरुआती समय में 1 जनवरी 1999 में कोई हुई होती है और जब यूरोपीय समान मुद्रा यूरो को मान्यता मिलती है। 2002 में यूरो को पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसी श्रृंखला में 2 अन्य महत्वपूर्ण संधियां की चर्चा की जाती है। पहली एम्स्टर्डम की संधि, दूसरी नाइस की संधि। एम्स्टर्डम की संधि क्या रहती है, 1999 में लागू हुई होती है। यूरोपीय एकीकरण को पुष्ट बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता के विस्तार के प्रति वचनबद्धता पर बल दिया गया होता है। शीत युद्धोत्तर काल में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और साम्यवाद का पतन हुआ, तब मध्य और पूर्वी यूरोप के अनेक राज्यों ने क्या किया कि विगत में सोवियत खेमे के सदस्य जो थे यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने में रुचि दिखाई। इसी उसमें नाइस की संधि होती है। 2001 में संसद संबंधी विषयों को संबोधित किया जाता है। इस संधि में मुख्यतः यूरोपीय संसद में सीटों के नवीन वितरण के सिद्धांतों, आयोग के नवीन गठन और परिषद में सीमित बहुमत मतदान की नवीन परिभाषा की बात कही जाती है। यूरोपीय संघ की समकालीन गतिविधियों में यूरोपीय कन्वेंशन का उल्लेख आवश्यक हो जाता है, जिसका गठन 2002 में किया जाता है। संघ के संविधान के निर्माण में प्रायोजन से किया गया होता है। फरवरी 2002 और जुलाई 2003 के मध्य कन्वेंशन द्वारा संविधान निर्माण की एक प्रारूप संधि पारित की जाती है। 18 जून 2004 को यूरोपीय संघ ने एक नवीन संविधान को अंगीकार किया और 350 धाराओं वाले संविधान को समस्त सदस्य राज्यों के संपुष्ट के उपरांत लागू कर दिया, उनकी सहमति के उपरांत लागू कर दिया। अब देखिए यूरोपीय संघ की संरचना, सदस्य की बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ के 6 मौलिक सदस्य हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। संघ के प्रविष्ट सदस्य कौन कौन से जिनका प्रवेश दिया गया, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस और माल्टा हैं। संगठन की बात कर लेते हैं तो यूरोपीय संगठन में 3 प्रधान अंगों सहित अनेक सहयोगी संस्थाएं सम्मिलित हैं। संघ के प्रधान अंग जो हैं वो है आयोग, परिषद, संसद और न्यायालय। अब आयोग की बात कर लेते हैं तो देखिए आयोग संघ की कार्यकारी प्रशासनिक संस्था है। आयोग का कार्य जो है विभिन्न संधियों के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियमों का निर्धारण करना, बजट का प्रशासन तथा संघ के नियमों और नीतियों को लागू करना। देखिए आयोग में 20 सदस्यों वाली संस्था है। संघ के बड़े 5 राज्य जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन में से प्रत्येक को इसमें से 2 आयुक्त मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष राज्य जो हैं एक एक आयुक्त ही मनोनीत कर सकते हैं। सदस्यों का कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है। यूरोपीय संघ की संधि 1993 के तहत स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नवगठित आयोग जो है संसद का अनुमोदन या स्वीकृति भी प्राप्त करना आवश्यक है। यूरोपीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निंदा प्रस्ताव पारित करके समूचे आयोग को बर्खास्त भी कर सकती है। अब देखिए आयोग के अधीन कर्मचारियों पदाधिकारियों का स्थायी स्टाफ होता है जो प्रशासनिक, प्राविधिक और सेवा संबंधी गतिविधियों को संलग्न रहता है। यह स्टाफ यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। परिषद की बात कर लेते हैं तो देखिए परिषद जो है यूरोपीय संघ की नीति निर्मात्री संस्था है, नीतियाँ बनाती है,
वह आयोग के प्रस्तावों पर विचार करती है, समस्त राज्यों की सामान्य आर्थिक नीतियों में समन्वय को सुनिश्चित करने और संधियों को लागू करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है। परिषद जो है, परिषद समस्त संघ के क्षेत्र में लागू होने वाली विधियों का निर्माण करती है, अंतरशासकीय सहयोग को प्रदर्शित करती है। परिषद का गठन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। प्रत्येक सदस्य द्वारा एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई। परिषद में विचाराधीन विषयों से संबंधित प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जैसे जो सामान्यतः सदस्य राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं। सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष भी प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार बैठक करते हैं। परिषद में 3 प्रकार की मतदान की व्यवस्था है: साधारण बहुमत, सीमित या सशर्त बहुमत और सर्वसम्मति। ठीक है, तो ये 3 टाइप की व्यवस्था है। सदस्य राज्यों की मत निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली प्रत्येक 10-10, स्पेन 8, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनान, पुर्तगाल प्रत्येक 5, ऑस्ट्रिया, स्वीडन प्रत्येक 4, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड ये 3-3 है और लग्जमबर्ग 2 है। ठीक है, अब देखिए यूरोपीय संसद की बात कर लेते हैं। तो यूरोपीय संसद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 626 है, जो इस प्रकार है कि जर्मनी के 99, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन के 87 और स्पेन के 64, नीदरलैंड के 30, बेल्जियम, यूनान, पुर्तगाल के 25, स्वीडन के 22, ऑस्ट्रिया 21, डेनमार्क 16, फिनलैंड 16 और आयरलैंड 15, लग्जमबर्ग 6। तो इस तरीके से सदस्य जो संसद है इसका निर्माण अलग अलग राष्ट्रों के लोगों से मिलकर बनता है। अब देखिए, संसद के सदस्यों का चुनाव राज्यों के नागरिकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए किया जाता है। संसद को कोई विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है, वह केवल व्यवस्थापन में संशोधन कर सकती है। यूरोपीय संघ की संधि 1993 के अंतर्गत उसे विधेयकों के संबंध में निषेधाधिकार प्रदान किया गया है। संसद को बजट संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह संघ के बजट की समीक्षा कर सकती है, समस्त व्यय पर अंतिम निर्णय ले सकती है और पूरे बजट को अस्वीकार कर सकती है। संसद को आयोग पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। वह आयुक्तों से प्रश्न पूछती है, निर्णय प्रस्ताव करती है, करके आयोग को बर्खास्त भी कर सकती है। 1993 की संधि के तहत उसे नवगठित आयोग को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति सौंपी गई है। संसद की वार्षिक बैठक स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में होती है। संसद की 20 विशेष समितियां हैं जो आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर विचार करती हैं। तो ये आपकी पूरी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो चीज़ें थी उनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए और इसकी PDF दोस्तों आज की डेट में मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।